पाकिस्तान की सबसे ख़राब बात ये है कि वहाँ जो अफ़वाहें होती है वो अक्सर सच निकलती हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार चलती है किसी और की, आर्मी की। जनरली मतलब डिक्टेटर्स का जनता ने स्वागत ही किया, लेकिन वो पहला मौका था जब हमने देखा कि फौज के खिलाफ काफ़ी क्लियर भाषा में लोगों ने बात की। जो भी कंपनी अच्छा कर रही होगी फॉर दैट मैटर, तो आपको पीछे कहीं ना कहीं एक रिटायर्ड जनरल मिलेंगे। जैसे अपने यहाँ रिलायंस या टाटा है, वहाँ फौज है। आदमी के पास जब काम नहीं होता है तो वो इधर उधर की बातें करता है। यही चीज़ आपको इस बार शीत सत्र में देखने को भी मिल रही है। अडानी चल रहा है, डीप स्टेट की बातें हो रही हैं। डीप स्टेट हिंदुस्तान में उसका अस्तित्व है नहीं, अब ये एक जांच का विषय है, शोध का विषय है, और जब वो होगा तो उस बारे में भी हम आपको बता देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के बगल में एक देश है जहाँ पे डीप स्टेट एग्जिस्ट वाकई करता है। कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट विद इन स्टेट है, और उसके मध्य में जब आप जाएंगे तब आपको मिलेगी आईएसआई, और उस आईएसआई में भी जब आप जाएंगे तो उस आईएसआई के अंदर एक और आईएसआई आपको मिलेगी जो पाकिस्तान को चलाती है। सर्वशक्तिशाली एजेंसी जिसके हाथ में पाकिस्तान की सत्ता रही है। सेना के हाथ में अगर सत्ता है तो आईएसआई के हाथ में ही है। आईएसआई इतनी सक्सेसफुल रही है एज एन एजेंसी कि उसने अफगानिस्तान से दो सुपर पावर्स को वापस भेजा है। अमेरिका और विथ सोवियत संघ। ऑब्वियसली अमेरिका को वापस भेजा, सोवियत संघ को वापस भेजा। उसी आईएसआई के एक फॉर्मर चीफ को पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार अब कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है, और बड़े जूसी इल्ज़ाम लगे हैं कि 400 तोला सोना उन्होंने एक जगह से उठाया, 4 करोड़ रुपए कैश उठाया और बोला कि दूंगा नहीं वापस, और ये सारा माल उठाया गया था एक छापे में जो आईएसआई का काम था भी नहीं। अभिषेक, इमरान खान को लेकर के जो पाकिस्तान में एक तरह से पर्च चल रहा है प्रो इमरान एलिमेंट्स का, उसी में इनका भी जिक्र आता है। पहले तो इनकी तारीफ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि इनका आना कैसे हुआ और जाना कैसे हुआ, उस पर तो हम बात ही कर रहे हैं। जिन जनरल की बात हो रही है उनका नाम है फैज़ हमीद। फैज़ हमीद वो 2019 से 2021 तक आईएसआई के चीफ रहे, और उनका जाना और इमरान का जाना दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उससे पहले वो जो आईएसआई है उसके काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ हुआ करते थे। वो आईएसआई में दूसरा सबसे बड़ा पद है, और उनको लाने वाले थे कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ रहे 6 साल तक, और कहते हैं कि इमरान को हटाने में उनका हाथ था। और बाद में उनकी फैज़ हमीद से भी गड़बड़ हुई, और फैज़ हमीद को जिनकी जगह पर लाया गया था आईएसआई में वो थे असीम मुनीर, जो अभी आर्मी चीफ हैं। तो असीम मुनीर को उस समय काफ़ी बुरा लगा था, और वो 8 महीने में ही उनको हटा दिया गया था। 3 साल का कार्यकाल होता है, और फिर उसी समय कहा जा रहा था कि जब भी मुनीर के पास पावर होगी इनको ये झेलना पड़ेगा। और ये जो किस्सा है हमीद को क्यों अरेस्ट किया गया है, हमीद जो थे जब उनको 2021 में अक्टूबर के आसपास इन बात चली कि आईएसआई का नया चीफ नियुक्त किया जाए। उस समय हमीद हुआ करते थे, उनकी जगह पर नया। तो आमतौर पर ये होता है कि आर्मी 3 लोगों के नाम भेजती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और आर्मी चीफ कहते हैं कि इनको अपॉइंट करो। वो सिर्फ दिखावा होता है, सब कुछ पहले से डिसाइड होता है आर्मी चीफ का। लेकिन इमरान जो थे वो अड़े हुए थे कि इनको फैज़ हमीद को आगे बरकरार रखा जाए। एक्सटेंशन में देना चाहता हूँ, लेकिन बाजवा नहीं माने, और फिर उनको हटाया गया। और इमरान खान उस समय अपॉइंटमेंट जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो कर ही नहीं रहे थे। फिर एक कहते हैं मीटिंग हुई बंद कमरे में, उसमें बाजवा ने इमरान को धमकाया, और तब जाकर वो बात आगे बढ़ी। फिर आए नदीम अंजुम, और जो ये हैं फैज़ नदीम अंजुम ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना? नहीं, वो बाद में हुआ अच्छा। था। वो बात जब इमरान हट गए उसके बाद जो ये फैज़ हमीद को फिर वहाँ पर भेज दिया गया, उनको बहावलपुर, मेरे ख्याल से बहावलपुर कोर में कमांडर बनाकर फिर उनको यहाँ वहाँ दौड़ाया गया। 2022 में ये हुआ कि बाजवा ने कहा कि अब मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा एक लेने के बाद। तो उन्होंने तब फिर आया कि नया कौन होगा। हाँ। उस समय 6 नाम आए थे, तब तक इमरान हट चुके थे। उस समय शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके थे, और प्रधानमंत्री कैसे बने वो भी अपना एक इतिहास है, वो भी शोध का विषय है। शोध का विषय है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्ष के तौर द्वारा, और कभी पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ सफल नहीं हुआ था, लेकिन वो सफल हुआ। और आधी रात को 2 लोग इमरान के घर में पहुँचे, और ये भी मतलब गॉसिप्स हैं, और गॉसिप्स पाकिस्तान में ये एक मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी वहाँ के व्यंग्यकार हुए,
उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सबसे ख़राब बात यह है कि वहाँ जो अफवाहें होती है वो अक्सर सच निकलती हैं। तो ये हुआ कि जब ये दोनों पहुँचे तो उन्होंने इमरान के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी हुई। उसके बाद इमरान गए। जिस दिन मतलब अविश्वास हारते हैं इमरान, मतलब अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं ही, आप तो हाँ। अभी इस्तीफा देंगे। और वो आधी रात में हुआ, वहाँ पर वोटिंग हुई आधी रात में। और इमरान पहले तैयार नहीं थे। फिर आपको उसमें दिखेगा कि वो रैलियों में डिप्लोमेटिक केबल, पर्चा, अमेरिका का हाथ और ये सब कर रहे थे। तो वो उससे काफ़ी किरकिरी हो रही थी इनकी, तो इस तरह उनको हटाया गया। तो जब हम बात कर रहे थे फैज़ हमीद का नाम उनमें आया कि बाजवा को कौन रिप्लेस करेगा आर्मी चीफ के तौर पर। ये आप मतलब ध्यान रखिएगा कि आर्मी जो है वो सबसे पावरफुल है। सरकार कोई भी हो, सरकार चलती है किसी और की, आर्मी की, और आर्मी चीफ उसी नाते सबसे पावरफुल आदमी होते हैं। आईएसआई चीफ दूसरे नंबर पर, और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह रबर स्टैम्प। और जब आर्मी जनरल ही हो राष्ट्रपति तब बात ही अलग होती है। वो आधे समय तक पाकिस्तान में वो भी हुआ है। तो 6 लोग जो थे उसमें फैज़ हमीद का भी नाम था और आसिम मुनीर का भी। तो हमीद को वहाँ जगह नहीं मिली। फिर हमीद ने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका जो रिटायरमेंट का एज था 4 महीने उसमें बचे हुए थे। जब वो हटे उसके 6 महीने बाद मेरे ख्याल से अप्रैल 2023 में उनके खिलाफ आरोप लाए गए और जांच शुरू हुई। फिर अगस्त में एक मीटिंग में उनको मिलने के लिए बुलाया गया मिलिट्री की तरफ से कि आइए हम बैठ के बात करते हैं और कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना ज़रूरी है। वहाँ पहुँचे, उनको अरेस्ट कर लिया गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद अभी जो हुई कल DGISPR जो आप उसका मीडिया विंग कह सकते हैं आर्मी का, उसने कहा है कि उनके खिलाफ 3 आरोप हैं। वो उसमें जांच होगी और उस पर मुकदमा चलेगा, कोर्ट मार्शल होगा। हमने डॉन खोला हुआ है और नामी अखबार है, आप उसको पाकिस्तान का एक्सप्रेस समझ लें, मतलब ये मैं तारीफ में कह रहा हूँ एक्सप्रेस की भी। तो इसमें उन्होंने चीज़ें लिखी हैं और जो ISPR के रिलीज़ में जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी जूसी डिटेल है। मैं चाहता हूँ, मतलब मैं पढ़ तो दूंगा, ये कोई भी हम लिंक में भी दे देंगे, आप आर्टिकल से पढ़िएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अभिषेक ऐड करेंगे उसके अंदर। अब ये कह रहे हैं कि एंड इन द फर्स्ट प्लेस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड हैज़ बीन फॉर्मली अरेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, violations of official secret act detrimental to safety and interest of the state, misuse of authority and government resources and causing wrongful loss to persons। तो इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या वो 9 मई वाला इंसिडेंट है? तो जो आप जूसी डिटेल की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो सबसे मज़ेदार आरोप है वो है कि जो पावर का उन्होंने गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया। वो हुआ 2017 में। वो केस 2017 का है, जब बाजवा उनको लेकर आए थे ISI में। उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस का चीफ बनाया था, सेकंड पद। तो उस समय एक केस हुआ, एक टॉप हाउसिंग सोसाइटी नाम का एक रियल स्टेट ग्रुप है, उसके मालिक मोइज खान, उनके यहाँ छापा पड़ा और उनके घर पर वो उनका आरोप है कि लूटपाट हुई। और सरप्राइजिंगली ये छापा ISI ने मारा, जिसका इंटरनल सिक्योरिटी से पाकिस्तान में कोई सीधा रिलेशन नहीं है। और वो केस ऐसा था कि किसी महिला ने आरोप लगाया था कि मोइज खान मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती इसको अपने नाम पर करवा लिया। तो उसके बिना पे ISI जाती है छापा मारने और वहाँ से बहुत सारी संपत्ति और ये सब उठाती है। फिर एक कोर्ट जो है मोइज खान को बरी कर देता है किसी दूसरे केस में। तब ये बात आती है कि संपत्ति लौटाई जाए। और फिर ये जो इनके भाई हैं, फैज़ हमीद के भाई, वो संपर्क करते हैं मोइज खान से। उनको कहते हैं कि एक मीटिंग फिक्स करिए फैज़ हमीद के साथ, और वो ये बात करते हैं। और वहाँ ये चर्चा आती है कि हम आपका सारा सामान लौटा देंगे, लेकिन जो 400 तोला सोना और कैश करोड़ों का, वो आपको नहीं दिया जाएगा। और एक चीज़ और कहा जाता है कि आपको एक प्राइवेट टीवी चैनल को कुछ महीने स्पॉन्सर करना होगा। वो केस 2017 का है। मोइज खान 2023 में गए, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट गए। और ये दिलचस्प बात है कि जब दोनों पावर में नहीं है, इमरान खान भी और फैज़ हमीद भी, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संपर्क करिए और मिलिट्री के पास जाइए। वो मिलिट्री के पास गए। जो मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग मानेंगे भी, जो वहाँ का इतिहास रहा है, ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो ये जाते हैं, अप्रैल में वो जांच शुरू होती है, फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता है। और जो
जब ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद उसमें आया कि जो 9 मई की हिंसा हुई, 9 मई 2023, जब इमरान खान को उठाकर ले जाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसमें वो घसीट कर ले जा रहे हैं। तो वो काफ़ी और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में नेशन दंगे वाइड हुए प्रोटेस्ट और हमने देखे। मिलिट्री कमांडर्स के घर पे हमले हुए। तो उस केस में कई जो पीटीआई के लीडर्स कोर थे कमांडर्स के घरों पे हमले हुए, फाइटर बेसिस पे हमले हुए। और ये आर्मी इतना बर्दाश्त नहीं ये कर सकती। पहली बार था पाकिस्तान के इतिहास में जब जनता ने फौज की मुखालफत की हो। सरकार की तो कई बार की है, वहां पे इतने बार लीडर्स हटाए गए। जनरली मतलब डिक्टेटर्स का जनता ने स्वागत ही किया, लेकिन वो पहला मौका था जब हमने देखा कि फौज के खिलाफ काफी क्लियर भाषा में लोगों ने बात की। हमें लगा कि एक रेकनिंग आ रही है पाकिस्तान में, लेकिन नहीं फौज ने हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एग्जाम्पल सेट किया कि पीटीआई जो इमरान की पार्टी है उसके लीडर्स को गिरफ्तार किया जाने लगा। एक केस में बड़ी होते वो बाहर निकलते, वहीं उठा लिया जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी, नई पार्टी बनी, उसमें वो चुनाव भी लड़े। और इमरान की जो पार्टी है उनका इलेक्शन सिंबल छीना गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन सब कौन चलाता है ये तो अल्लाह ही मालिक। तो वहाँ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और आईएसआई के इतिहास में ये पहली बार कि इन पे कोर्ट मार्शल चलेगा। लेकिन एक केस जो है आपको याद रखना चाहिए, 1999 कारगिल वॉर के बाद अक्टूबर में, जब परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और नवाज़ शरीफ ने उनको बर्खास्त कर दिया था। और उस समय जो आर्मी चीफ उन्होंने एक दिन के लिए बनाया ज़ियाउद्दीन भट्ट को, वो आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। लेकिन उसी समय वो मुशर्रफ वापस आए, वो भी एक ड्रामा हुआ कि कहा गया उनके प्लेन में 7 मिनट का फ्यूल बचा है। और फिर उन्होंने धमकी दी कि मैं हूँ परवेज़ मुशर्रफ हूँ, उतरने दो नहीं तो कुछ गड़बड़। फिर तख्ता पलट होता है नवाज़ शरीफ का और ज़ियाउद्दीन भट्ट को 2 साल तक नज़रबंद करके रखा जाता है। उस समय बात हुई थी कि उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल चलाया जाएगा, लेकिन कभी चला नहीं। तो फैज़ हमीद ने इतिहास बना दिया है, वो एग्जाम्पल सेट। इमरान खान के साथ जितने लोग थे उनका एग्जाम्पल ही सेट किया जा रहा है वहाँ पे। और ये खुलेआम जो पार्टी अभी सत्ता में है PMLN, वो खुलेआम कह रही है कि हमीद और बाजवा का भी नाम ले रहे हैं, जबकि बाजवा का नाम आता है इमरान को हटाने में, कि ये दोनों मिलकर इमरान का सपोर्ट कर रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ना यही चीज़ याद आती है, हम लोग एक एपिसोड कर रहे थे जब सुशांत सिंह थे और वो हमको बता रहे थे कि पाकिस्तान में, सवाल उनसे यही हमने किया था कि पाकिस्तान में एक पर्सनालिटी के आने से या जाने से कितना फ़र्क पड़ जाता है मिलिट्री में। हम उस टाइम उनको शायद हमने बाजवा के बारे में ही पूछा था, तो उन्होंने यही बताया था कि पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। फ़ौज एक संस्थान के रूप में वहाँ की सत्ता में अपना प्रभुत्व चाहता है और वो इंस्टीट्यूशन अपने आप को हमेशा प्रिजर्व करना चाहता है। अब आप इस पूरी बातचीत में जितना अभिषेक आपको डिटेल दे रहे हैं वो ठीक है, बाजवा का अपना एम्बिशन है, हामिद का अपना एम्बिशन है, 2-3 और जनरल्स होंगे उनके अपने एम्बिशंस हैं और उनकी आपसी लड़ाई चल रही है। ये खुद अपने आप में लोग करप्ट भी हो सकते हैं, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है, मैसेज क्या है कि जो सिविलियन लीडरशिप है उसके मिलिट्री लीडरशिप से 19 ही रहना पड़ेगा। बगावत का नतीजा बहुत ख़राब हो सकता है, लोगों को रिटायरमेंट से वापस बुला करके उन पे कोर्ट मार्शल चल रहा है और लंबे लंबे आर्टिकल्स छप रहे हैं और ऐसे केसेस जो बहुत बहुत पुराने डिग करके बाहर निकाल। नॉट टू से कि वो रेड जो थी वो सही थी या उसके अंदर इन्होंने पैसा नहीं उठाया होगा, हो सकता है ऐसा किया हो, लेकिन जिस तरह से वो केस, लेकिन ऐसे कई जनरल हैं जिनके खिलाफ इससे बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं रहे हैं अतीत में, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। और टॉप सोसाइटी जब आपने कहा ना, मैं यही याद कर रहा था कि ये सुशांत जी ने भी बताया था और ये बाकी जगह भी आपको पब्लिश उसमें मिल जाएगा कि जो रियल एस्टेट है पाकिस्तान का, जहाँ बहुत सारा कैश जनरेट होता है हिंदुस्तान की तरह। हिंदुस्तान में अब काफ़ी रेगुलेट हो गया, रेरा वगैरह आने के बाद में अब आपको घर का पेमेंट वो डिजिटल मांगेगा कि आप NEFT कीजिए या मुझे चेक से दीजिए। अब वो कच्चा कैश लेते नहीं है। पाकिस्तान में अभी ये सारी चीज़ें होना बाकी हैं। रियल एस्टेट में वहाँ फ़ौज ही है। अब फ़ौज अपना कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तो ला नहीं सकती है, लेकिन जो फौजी फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं वो ज़रूर ला सकते हैं। तो आप किसी भी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के पीछे जा कर के आप देखेंगे, जो भी कंपनी अच्छा कर रही होगी फॉर दैट मैटर, तो आपको पीछे कहीं ना कहीं एक रिटायर्ड जनरल मिलेंगे जो या तो उसके बोर्ड में बैठे होंगे या तो उस कंपनी के वो एडवाइज़र होंगे। अभी पाकिस्तान में PIA जो वहाँ का एयर इंडिया आप कह सकते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है ना, उसको वो लोग लिक्विडेट करना चाहते हैं, उसको वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, घाटे में चल रही है। किसी कंपनी ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। 20,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए उन्होंने मांगे थे। एक कंपनी जिसका कोई उसमें हिस्ट्री नहीं थी,
एविएशन में कोई हिस्ट्री नहीं थी, हॉस्पिटैलिटी में नहीं थी, कुछ रियल एस्टेट के साथ उनका काम था और वो कुछ दिन पहले खोली गई थी। 1000 करोड़ उन्होंने बिड किया उसके लिए, मतलब 20 गुना कम, और उसके पीछे भी वहाँ की फौज ही थी। तो इतनी इंट्रेंच्ड, और फौज सिर्फ आपको रियल एस्टेट और इसमें नहीं मिलती, सीमेंट वो बना रहे हैं, नमक से लेकर ट्रक, हाँ हाँ सब कुछ बनाते हैं। और आयशा सिद्दीका की किताब भी है, हाँ। मिलिट्री इंक, उसमें ये लिखा हुआ है कैसे फौज ऑपरेट करती। सबसे बड़ी जो मल्टी कॉन्ग्लोमोरेट कहते हैं किसी कंपनी को, जैसे अपने यहाँ रिलायंस या टाटा है, वहाँ फौज है। तो वो इस तरह से काम, और इसीलिए मतलब वी आर वेरी सरप्राइज्ड कि इनके साथ में ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब इन्होंने उस डिग्री में एक छोटा करप्शन ही तो किया था, मतलब बाय पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, जिस चीज़ के लिए उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। एनीवेज, इमरान खान से जुड़े लोगों को एक एक करके, जो पर्ज हमने पहले भी कहा पाकिस्तान में अभी जारी है, हमें अभी देखना है कि क्या इसमें और भी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये था आज का राजदूत। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसे सुधार की गुंजाइश आप इसमें पाते हैं। आने वाली किस्तें आप देखना चाहें तो बने रहिए खबरगांव के साथ।